सो हे एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं रोहित फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं टेंस के अगले अध्याय को डिस्कस करने के लिए। इससे पहले हम लोगों ने पास्ट टेंस डिस्कस कर लिया है, जिसका सिंपल फॉर्म मैंने आप सभी को बेहतरीन तरीके से डिस्कस करके बताया कि वेयर वी कैन प्लेस सिंपल पास्ट और किस तरीके से वो वर्क करता है, किस तरीके से उसका फंक्शन होता है एंड ऑल दैट जो उससे रिलेटेड हो सकता है। उसके 3 अलग अलग डायमेंशन मैंने समझाया कि क्यों एग्जाम में इतना हेक्टिक हो जाता है पास्ट सिंपल, क्योंकि थॉरो नॉलेज आप सभी को इसके बारे में नहीं था। सो टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ पास्ट एंड दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। एज यू सी फ्रॉम द बैक ऑफ मी कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पास्ट परफेक्ट टेंस, और इसके बारे में आज हम लोग थोड़ा एनालिसिस करने वाले हैं। सर इसके बारे में तो हम लोग बहुत पहले से ही जानते हैं पास्ट परफेक्ट क्या होता है, लेकिन आज मैं जो बताने वाला हूँ डियर्स वो कुछ अलग होगा। इससे पहले हो सकता है आपने सुना हो सकता है इसके क्वेश्चंस भी आपसे सॉल्व हो जाते हों, बट जो तरीका मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, ट्रस्ट मी, उससे क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग सेशन को। तो आप लोग अगर सेशन को शेयर कर सकते हो तो प्लीज डू दैट, क्योंकि आप होता है ना थोड़ा सा, नहीं यार वो नहीं, सेल्फिश वाला फीलिंग नहीं, शेयरिंग इज केयरिंग। जितना बांटोगे उतना ही आपका दिमाग डेवलप होगा। आइए दिखाते हैं इस टेंस के जादू, इस टेंस में क्या क्या होता है एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस टेंस। इससे पहले पास्ट सिंपल बताया था, तो पास्ट सिंपल के बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस आना चाहिए, लेकिन सर आपने पास्ट परफेक्ट ही क्यों उठाया? क्योंकि बच्चे पास्ट सिंपल से पास्ट परफेक्ट को करेक्ट करना आसान हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि पास्ट परफेक्ट के कुछ पॉइंट पास्ट सिंपल से ही रिलेटेड होते हैं। कल के दिन पे मैंने पास्ट सिंपल का कुछ रूल बताया, और ये मैंने बताया कि पास्ट सिंपल को आप प्रेजेंट टेंस के सेंस में भी यूज कर सकते हो, है ना अमेजिंग सी बात। और आइए इसके बारे में आप इसको समझते हैं कि ये है क्या और क्यों, इसके बारे में समझेंगे। चल, तो ये है आपके पास नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसके बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले एक बार ये जो फिगर आपको दिख रहा है इसके बारे में आपको चर्चा करके बताता हूं। इसका एक सिंपल डेफिनेशन बता रहा हूं। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट ऑफ पास्ट। अब ये पास्ट ऑफ पास्ट वाला लाइन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल लाइन में समझाने की कोशिश करता हूं। आप एक बार इसको अच्छे से देखो, अब एक बार इसको बेहतरीन तरीके से देखो कि बच्चे आखिर ये है क्या और कैसे इसके बारे में आप समझ सकते हो। देखो सिंपली यहां पर मैं जो लिखने जा रहा हूं, ध्यान से इस पॉइंट को सीखिएगा कि आखिर पास्ट ऑफ पास्ट होता क्या है, कि आखिर पास्ट ऑफ पास्ट होता क्या है। ध्यानपूर्वक इस पॉइंट को सीखिएगा बाबू। यहां पे जो बातें मैंने लिखा है वो देखिए क्या होता है। सपोज मैंने एक डायमेंशन बनाना है जिसके थ्रू मैं आपको समझा सकूं, ठीक है। ये 3 मैंने टाइम पीरियड बनाया है। सपोज ये आपका यस्टरडे रहा, ये आपका यस्टरडे है, ये आपका डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, और तीसरा पॉइंट जो है ये सपोज मान के चलो टुडे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं पास्ट टेंस, और टुडे के बारे में फिर कोई डिस्कस तो करने से कोई फायदा है नहीं हम लोग को, तो एक काम करते हैं टुडे को यहाँ से डिलीट कर देते हैं, मतलब टुडे काउंट नहीं होगा। अब इस यस्टरडे को आप सभी को पता है कि पास्ट टेंस बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? पास्ट टेंस। तो सर पास्ट के चारों टेंस हो सकते हैं पास्ट टेंस, लेकिन पास्ट टेंस जो हो सकते हैं बेसिकली इसके कुछ फंक्शंस होते हैं, वो जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। एक्चुअली में ये पास्ट का पास्ट है। ये क्या है? पास्ट का पास्ट है। ये आपका पास्ट टेंस है, और इसके पहले जो दिन बना है वो भी पास्ट टेंस है। तो ये पास्ट और इसका भी पास्ट, मतलब एक्चुअली जो आज है उसके पहले वाला जो दिन होगा वो पास्ट कहलाएगा, और उसके पहले वाला जो दिन होगा वो पास्ट ऑफ पास्ट कहलाएगा। गॉट माय पॉइंट? तो इसी को बोलते हैं पास्ट ऑफ पास्ट, कि मीन्स ये जो भूतकाल है उसका भी भूतकाल। ये भूत क्या होता है सर? आई मीन पास्ट का पास्ट। तो उसी को ये जो टेंस बनता है जनरली हम लोग इसको सिंपल फॉर्म बोलते हैं बच्चे, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं परफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट। तो आई गेस यू गॉट माई पॉइंट। अब एक्चुअली जो है वो क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। चलिए तो आप लोग एक बार फटाफट इस चीज को देख लो कि क्या है। चलिए आगाज करते हैं इसके और भी थ्योरी को समझने का। तो यही मैंने यहां पे लिख रखा है बाबू, देखो सब्जेक्ट प्लस V2, ये आपका कहलाएगा पास्ट सिंपल। ये क्या कहलाएगा? पास्ट सिंपल। और इसी से जो
पहले वाला होगा उसको बोलते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, आई मीन पास्ट परफेक्ट। और इसी पॉइंट को लेकर के इंग्लिश लिटरेचर का एक बेहतरीन रूल बना है जिसको पास्ट ऑफ पास्ट के अंदर रखा जाता है। और वो रूल क्या है, आइए मैं आपके साथ शेयर करता हूं बाबू। आपने एक बचपन में, हो सकता है कि आपने सुना है कि नहीं सुना, लेकिन मैं बता देता हूं, हम लोग अभी बचपन से अभी तक के अपने समय में जब कभी भी टेंस पढ़े तो ट्रांसलेशन वाले एपिसोड में जरूर एंटर किया है। और कुछ ऐसे लाइन है जो मतलब नॉस्टैल्जिक है, जिसको सुनते ही सबसे पहले बचपन याद होता है। जैसे मैंने सुना है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुका था, समथिंग ऑल दैट आपने भी सुना होगा। एग्री करो यस और नो? और अगर हाँ तो इस बात को आप एक्सेप्ट करो बाबू कि जब कभी भी ऐसे कोई दो स्टेटमेंट पास्ट में हो जिसमें दो घटना एक साथ घटित हो रहा हो तो याद रखना वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट के बारे में शेयर कर रहा है आपके साथ। ठीक है, एक बार स्क्रीन से मैं हट जाता हूं, फिर से वही बातें जो मैंने यहां लिखा है एक बार आप अच्छे से देखो इसको क्या लिखा है। चलिए स्टार्ट करें। देखिए क्या, तो एक्चुअली में यही होता है पास्ट ऑफ पास्ट, कि किसी भी पास्ट टेंस के पहले जो पास्ट होगा उसको बोलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आई गेस पास्ट ऑफ पास्ट आप सभी से क्लियर हो गया कि पास्ट ऑफ पास्ट क्या होता है। अब मुद्दे की बात है सर इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर तो यहीं से दिख रहा है, वही स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बॉक्स में लिख रखा है कि पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैड लगेगा, फिर V3 लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट लगेगा हैड नॉट V3 ऑब्जेक्ट, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट इंटरोगेटिव्स। तो ये इसका स्ट्रक्चर सिंपली मैंने यहाँ पर लिख दिया है। स्ट्रक्चर होता तो सिंपल है, पता नहीं एग्जाम में आते ही आपका दिमाग का जो बत्ती है वो गायब क्यों हो जाता है, समझ ही नहीं आता कुछ। लेकिन सिर्फ स्ट्रक्चर से क्वेश्चन बन जाते तब तो ठीक ही था। 12 स्ट्रक्चर में मैं बचपन के जैसा कहीं बोर्ड पे चिपका देता, बोलता भाई इसको पढ़ लो खत्म हो गया टेंशन। नहीं बाबू, वी आर फेसिंग कॉम्पिटिशन एग्जाम्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, जहाँ पे आपको नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आपके थोरो एनालिसिस जो आपने पढ़ा है, जो लेक्चर में समझा है, उससे क्वेश्चन आता है। रूल से तो बहुत कम ही क्वेश्चन देखने को मिलता है, लेकिन रूल से फिर बाकी चीज़ें आसान हो जाता है समझना, इसे रूल्स भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, चलिए आइए सर इस बात को जो आपने बताया पास्ट ऑफ पास्ट को थोड़ा सा मैं और एनालिसिस करके समझाता हूं, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि भाई मैं उस अंदाज में बताऊंगा जिस अंदाज में आपके दिमाग में सबसे इजी तरीके से जाए। बिकॉज मैं वो ट्रेडिशनल पुराने ज़माने का टीचर नहीं हूं, मैं नए ज़माने का नए सोच के साथ पढ़ाता हूं आप सभी को। देखो बाबू क्या क्या है, क्योंकि मुझे लगता है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ था पता नहीं, एग्जाम्स तो लिखते रहते हैं, बट चीज़ें अब ख़त्म हो रही है। तो मैं चाहूँगा कि अब वो जो एक्सपीरियंस मैंने अपने इस जर्नी में गेन किया है, बिकॉज अ फेलियर हैज़ मोर एक्सपीरियंस दैन अ सक्सेस वन। तो मैं अपने लाइफ में बहुत बड़ा फेलियर रहा हूँ, अपने सब्जेक्ट में नहीं, अपने एग्जाम्स को लेकर के बहुत सारी ऐसी खमियाँ थी जिसके कारण आई एम हियर। बट आपको उस जगह पे नहीं, आपको मैं बना के भेजूंगा, इस चीज़ को समझिएगा। तो देखो बाबू दो चीज़ें क्या है बच्चे, ध्यान से समझिए। अभी मैंने क्या बोला, पास्ट ऑफ पास्ट। तो सर दो एक्शन होगा, एक पास्ट होगा एक उसका पास्ट होगा। तो क्या दोनों में सेम स्ट्रक्चर लगा सकते हैं हम लोग क्या? आंसर इज नो। कुछ समझदार बच्चे पिछले स्लाइड से ही समझ गए होंगे, और जो नहीं समझे हो, अब जो नहीं समझे वो समझदार नहीं है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो थोड़ा स्लो प्रोसेसर होते हैं, लेकिन समझते वो भी अच्छा से है। चलो तो देखो बाबू, अर्लियर एक्शन और लेटर एक्शन क्या है, ध्यान से समझा रहा हूँ, समझिएगा। अर्लियर एक्शन और लेटर एक्शन दोनों पास्ट की घटना होगी, और इसमें ध्यान से बस आपको यह समझना है कि कौन सी घटना पहले हो रही है। जो घटना पहले हो रही है उसको अर्लियर एक्शन बोलेंगे, जो घटना बाद में हो रही है उसको लेटर एक्शन बोलेंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। तो जो अर्लियर एक्शन है उसको आप फर्स्ट एक्शन भी बोलोगे तो गलत नहीं होगा, जो बाद में होगा उसको लेटर एक्शन बोलेंगे तो भी आप उसको सेकेंड एक्शन बोलोगे, वो भी गलत नहीं होगा। तो यहां जो बातें मैंने आपको लिख करके बताई बाबू, अर्लियर एक्शन, अगर कहीं पर कोई सेंटेंस में दो एक्शन पास्ट में हो रहा हो तो समझिएगा कि कौन सा घटना पहले हो रहा है, उसमें आप ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा। पढ़ने के बाद अगर पता चल जाएगा कि लेटर एक्शन ये है, इस घटना के बाद ये घटना हो रही है, मतलब सेकेंड जो घटना है उसमें सब्जेक्ट प्लस V2 लगाइएगा। मतलब जो एक्शन पहले होगा उसमें सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट लगाइएगा, और जो घटना बाद में हो रहा है आई मीन सेकेंड एक्शन जो है उसमें सब्जेक्ट प्लस V2 लगाइएगा। अब ये पहचानेंगे कैसे, इसका भी एक बहुत बड़ा आपके दिमाग में पजल है, सर हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज की विच एक्शन हैड अकर्ड फर्स्ट एंड लेटर, वी अनेबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे समझेंगे।
सो आई हैव अ ट्रिक, मैं आप सभी को बताऊंगा ट्रिक से, बट बिफोर दैट लेट मी डिस्कस द थ्योरी, देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रिक. ओके, लेट मी क्लियर विथ सम एग्जांपल्स. देखो बाबू, अभी आपको मैंने जो बोर्ड पे लिखा है उसको मत देखो, मैं जो लेक्चर में आपको सेंटेंस बता रहा हूँ उसमें देखो, हिंदी में बता रहा हूँ बहुत इजी से. जैसे मैंने बोला कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, दिस इज. और इस जगह पर अगर मैं आपसे बातें करूं तो चीजों को समझना, यहां पर दो एक्शन हो रहा है. एक डॉक्टर के आने से पहले, मतलब डॉक्टर आ रहा है, और उससे पहले मरीज जो है वो मर चुका है, मतलब स्वर्गवास हो चुका, पता नहीं स्वर्ग या कहीं और गया होगा. तो इसका मतलब ये है कि वी हैव टू सेंटेंसेस, टू क्लॉजेस, कि एक है डॉक्टर के आने का, एक है मरीज के मरने का. तो यहां पर दो काम हो रहा है. अब मुझे बताओ कि अगर मैं ये सेंटेंस को हिंदी में दूं और मैं आपसे पूछूं, किसी को भी, एक अभी तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करने वाले एस्पिरेंट हो, एक नॉर्मल कैंडिडेट को भी पूछूं कि भाई इस सेंटेंस में मुझे बताओ कि सबसे पहले कौन सा काम हुआ, डॉक्टर के आने का या मरीज के मरने का. सेंटेंस में फिर से बोलता हूं कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो कौन सा काम पहले हो रहा है. तो बहुत आसानी से वो नॉर्मल कैंडिडेट भी रिप्लाई करेगा कि सर यहाँ पे जो पहला एक्शन हो रहा है वो हो रहा है मरीज के मरने का, और सेकेंड एक्शन हो रहा है डॉक्टर के आने का. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा था, दो एक्शन. अब इसको मैं एक और सेंटेंस के थ्रू बताता हूँ कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुका था. अब इस सेंटेंस में अगर आपसे पूछो बच्चे कि कौन सा एक्शन पहले हुआ, तो अब आप लोग रिप्लाई करो कि सर मेरे वहां पहुंचने से पहले, आई मीन जब तक मैं पहुंचता ट्रेन जा चुका था. तो ट्रेन जो चला गया वो फर्स्ट एक्शन कहलाएगा, अर्लियर एक्शन कहलाएगा, और जब मैं पहुंच रहा हूं स्टेशन पे, तो ये सेकेंड एक्शन, आई मीन लेटर एक्शन कहलाएगा. तो जो अर्लियर एक्शन होता है बच्चे, उसमें आपको यूज करना पड़ेगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, और जो लेटर एक्शन है उसमें सब्जेक्ट प्लस V2 यूज करना पड़ेगा. गॉट माय पॉइंट. और अगर ये सिचुएशन समझ में आ गया तब तो ठीक है, वरना मैं उनके लिए भी ट्रिक लेके आया हूं जिनको ये सिचुएशन समझ में नहीं आता. बहुत ही शानदार तरीके से बताऊंगा, बस थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो टिल द लास्ट मिनट. तो बाबू यहाँ पे दो क्वेश्चन में लिखा है, देखो. द ट्रेन हैड लेफ्ट, पहला काम हुआ होगा ट्रेन का प्लेटफॉर्म को छोड़ने का, और दूसरा काम था मेरा स्टेशन पहुंचने का. तो मैंने क्या बोला बच्चे कि जो काम पहले होता है अर्लियर एक्शन, उसमें सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3. तो द ट्रेन सब्जेक्ट है, हैड मेरा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, लेफ्ट मेरा V3 है, द प्लेटफॉर्म, बिफोर आई रीच द स्टेशन, सब्जेक्ट यहाँ लगा हुआ है, V2 यहाँ लगा हुआ है, द स्टेशन. व्हाट माय पॉइंट. एक और सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है कि माई फादर हैड गॉन टू होम, माई फादर हैड गॉन टू होम बिफोर आई विजिटेड टू हिज ऑफिस, कि जब तक मैं उनके ऑफिस जाता मेरे पिताजी घर जा चुके थे. ये एक क्वेश्चन है. तो इस क्वेश्चन को अगर मैं समझाऊं तो पहला एक्शन था मेरे पिताजी होम के लिए निकल चुके हैं, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, उनके ऑफिस पहुंच रहा हूं. तो जो अर्लियर एक्शन है उसमें सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 लगेगा, उसके बाद जो लेटर एक्शन है उसमें सब्जेक्ट प्लस V2 लगेगा. अब इसी में अगर मैं वो बोलता द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, यही क्वेश्चन अगर मैं लिखूं कि यहां पर अगर मैं तीसरा क्वेश्चन आपको बना के दूं तो यही क्वेश्चन होता कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड. गॉट माय पॉइंट. तो इस तरीके से आपको समझना था कि जो एक्शन बाद में होगा वो सब्जेक्ट प्लस V2 लेगा, जो पहले होगा वो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 लेगा. आई थिंक मेरा पॉइंट इतना दिमाग में चला गया बाबू, बात समझ में आया. और अगर ये सारी बातें क्लियर हैं तो चलिए आप सभी के लिए मैंने कुछ MCQ सेट किया है, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं बाबू. हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं क्वालिटी के पीछे भागता हूँ, क्वांटिटी के पीछे नहीं. ठीक है, डोंट से सर इतने फ्रैक्शन में वीडियोस क्यों बन रहे हैं, नहीं बाबू. चलिए बताइए. ही एट ब्रेकफास्ट बिफोर आई हैड लेफ्ट. कुछ क्वेश्चंस यहाँ मैंने रखे हैं, अब इस क्वेश्चंस को आपको बनाना है. यहाँ पे आंसर का भी स्लाइड आप सभी के लिए ओपन रखा है मैंने, तो एक बार आप इसको समझो और देखने की कोशिश करो बाबू कि क्या क्या आंसर यहाँ पे हो सकता है बच्चे. ओके, एनीवन बन गया क्या?
चलिए, तो आई गेस कि आप सभी को ये क्वेश्चन देखने का समय इनफ मिल चुका है। अब मैं एक काम करता हूँ, इन सारे क्वेश्चंस को बाकायदा मैं सॉल्व करके समझाता हूँ। ध्यानपूर्वक इस पॉइंट को देखिएगा बाबू कि क्वेश्चन है ही एट ब्रेकफास्ट बिफोर आई हैड लेफ्ट। अब अच्छा सर, यहाँ पे ना एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर मुझे ना बिफोर और आफ्टर बड़ा कंफ्यूज करता है, बिकॉज मेनी पीपल गॉट कंफ्यूज कि सर विच एक्शन हैज अकर्ड अर्लियर एंड लेटर। समटाइम वी आर अनेबल टू जज कि ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पहला एक्शन क्या है, सेकेंड एक्शन क्या है। तो मैंने क्या बोला था, उनके लिए भी मेरे पास एक ट्रिक है, उस ट्रिक को मैं दिखाता हूँ, उस ट्रिक को दिखाता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, उस ट्रिक को मैं बताता हूँ पहले, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे। तो यहीं पर मैं आपको समझाता हूँ फर्स्ट वाले स्लाइड पे। तो देखो बाबू, अच्छा फर्स्ट स्लाइड से बेहतर तो मुझे सेकंड स्लाइड ही लगना है, बिकॉज वी हैव अ स्पेस। और कहीं है सेकंड स्लाइड में? नहीं बाबू। चलो ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहां पर मैं एक पॉइंट आप सभी को बताने वाला हूं। ठीक है, एक पॉइंट यहां बताऊंगा, बिकॉज स्पेस मेरे पास उल्टा पलटा करके है। ध्यानपूर्वक आप लोग साथ में ही लिखिएगा। ठीक है, यहां मैं लिख रहा हूं ट्रिक, लेट मी चेंज द इंक। ठीक है, यहां पे लिखिएगा ट्रिक। मैं ये सर्कल बना रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। ये इधर लिखिएगा। ठीक है बच्चे, यहां मैं लिख रहा हूं ट्रिक, और ध्यानपूर्वक इसको समझिएगा। ट्रिक है फॉर आफ्टर, ठीक है, छोटे छोटे अक्षरों में लिख रहा हूं, और बिफोर, आफ्टर और बिफोर। एकदम ध्यानपूर्वक इस पॉइंट को सीखिएगा। जब कभी भी देखो, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको नहीं समझ में आता कि कौन सा एक्शन पहले हो रहा है, लेकिन जो तेज तरार है उनके लिए तो कोई इशू है ही नहीं। लेकिन आप सभी को पता है कि पैरेललिज्म लेके चलना चाहिए, सारे उन लोगों को भी साथ में लेके चलो जिनका दिमाग थोड़ा सा स्लो काम करता है। तो उनके लिए एक बेहतरीन सा ट्रिक लेकर के मैं आया हूँ। इस ट्रिक को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करना बाबू, क्योंकि आप सभी को पता है वी आर हियर टू क्वालिफाई अवर एग्जाम्स ओनली, नॉट टू प्रूव माई सेल्फ कि मैं बहुत तेज हूँ। नो, आप सभी को पता है मैं विराट कोहली नाम का एक प्लेयर है भारत में, जो एक आईपीएल के टीम से खेलता है, इसका नाम है आरसीबी। ही उस टीम का इतना फैन फॉलोइंग है विराट कोहली का। लेकिन आप सभी को पता है ना, आप कितना भी कैलिबर के क्यों ना हो, कितना भी बड़े विद्वान क्यों ना हो, अगर आपने कुछ साबित नहीं किया है तो फिर आपका जितने भी वो विद्या, जितने भी आपके कैलिबर है, या जितना भी आपका आइडियल है दिमाग में, वो सब यूजलेस कहलाता है। बिकॉज उन्होंने अभी तक कोई मीन्स ट्रॉफी जीता ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा चीज होता है। दैट्स वाई बोलता हूँ, आप कितने भी कैलिबर के हो, जस्ट प्रूव योर सेल्फ इन योर एग्जाम, नॉट एवरीवेयर। हर जगह खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। एक रिजल्ट आना जरूरी है, और हम लोग रिजल्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो रिजल्ट के लिए मुझे कुछ शॉर्ट ट्रिक सीखना जरूरी है बच्चे। ध्यान से इस पॉइंट को सीखना। अगर कहीं पर आफ्टर दिया हुआ है तो एकदम याद रखना कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 इसके बाद लगा देना, मतलब पास्ट परफेक्ट इसके बाद लगेगा। याद करने का तरीका, आफ्टर का मतलब बाद होता है, बाद में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 लगा देंगे। बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले, तो पास्ट परफेक्ट इसके पहले लगा दो, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 इसके पहले लगेगा। लेकिन सर इन लोगों के बाद और आफ्टर के पहले क्या लगेगा, आफ्टर के पहले सब्जेक्ट प्लस V2 लगेगा, और बिफोर के बाद सब्जेक्ट प्लस V2 लगेगा। बस इतना काम कर लो। आफ्टर के बाद सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, और आफ्टर के पहले सब्जेक्ट प्लस V2। बिफोर के पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, और बिफोर के बाद सब्जेक्ट प्लस V2। और अगर कोई तेज तरार लोग चाहता हो कि मेरा सेकेंड और बचे, मेरा समय और बचे एग्जाम्स में, यू हैव टू रिमेंबर दिस ट्रिक। फिंगर टिप्स पे याद कर लो भाई, एग्जाम्स में एकदम 200% ऑथेंटिक है, बहुत ही कारगर ट्रिक है ये। और अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, देखो क्वेश्चन क्या है, मैं यहां से ये सारी चीजें मिटाता हूं, ठीक है, ताकि बस आपके काम की चीजें ही आपको दिखाई दे। चलो, तो इतना सा बात जो है ये आपको सिर्फ याद रखना है। अब मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं, तो अभी आप क्या करते ना, अब सोचते कि ब्रेकफास्ट पहले किया है कि वह गया है, ये सोचने का प्रोसेस आपसे बहुत लेंदी हो जाता, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम, सो वी हैव टू बी क्विक एंड सॉल्व एज मच क्वेश्चन जितना हो सकता है, एज मेनी क्वेश्चन एज वी कैन, जितना क्वेश्चन हो सकता है उतना करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो देखो, अब सबसे बड़ी बात है, इसको ना अगर कोई समझ गया कि पहले ब्रेकफास्ट किया था उसके बाद वो गया, तो पहला जो ब्रेकफास्ट है उसमें लिख सकते हो ही हैड ईटेन। क्या हो जाएगा, ही हैड ईटेन बिफोर। तो मैं समझ गया इसलिए मैंने लिख दिया। लेकिन जो बातों को नहीं समझा उसके लिए क्या करना था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिफोर। तो बिफोर के पहले आपको हैड प्लस V3 लगाना था, और बिफोर के बाद आपको सब्जेक्ट प्लस V2 लगाना था। तो क्या हो जाएगा, आई लेफ्ट।
हैड यहां से कट जाएगा, हैड यहां लग जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ही हैड इटन ब्रेकफास्ट बिफोर आई लेफ्ट। वह खाना खा चुका था मुझे वहां जाने से पहले, मुझे वहां छोड़ने से पहले। तो ये इस तरीके से समझो। अगर हिंदी निकालूंगा तो अजीब सा लगता है, हिंदी इग्नोर ही करो भाई। एक और क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको नहीं दिखेगा बिफोर और आफ्टर। इसमें आपको नहीं दिखेगा बिफोर और आफ्टर। तो बिफोर आफ्टर नहीं है तो फिर कैसे करेंगे? बिफोर आफ्टर नहीं है तो फिर कैसे करेंगे? तो बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन इसमें फिर आपको सोचना पड़ेगा। तो उस क्वेश्चन को मैं बाद में बनाता हूँ, पहले 3 से बनाता हूँ, क्योंकि आफ्टर बिफोर आप लोग समझ गए हो। आफ्टर के बाद क्या लगना चाहिए? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, जो कि नहीं लगा है तो गलत हो जाएगा। आई आफ्टर के पहले सब्जेक्ट प्लस V2 होना चाहिए था, तो सब्जेक्ट प्लस V2 तो है बच्चे, बस आफ्टर के बाद मुझे चेंज करना है। तो सही आंसर हो जाएगा आफ्टर द एग्जाम, पूरा नहीं लिखता हूं मैं, एग्जाम हैड बिगन, हैड बिगन। तो ये मेरा सेंटेंस आपका बन के रेडी हो गया। आफ्टर के बाद सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 और आफ्टर के पहले सब्जेक्ट प्लस V2। सिमिलरली यहां पर भी देखो क्या लगा हुआ आफ्टर, तो इसके पहले सब्जेक्ट प्लस V2 होना चाहिए था। देखो तो द सेक्रेटरी ऑफ दिस कंपनी अराइव्ड, मतलब सब्जेक्ट और V2 लगा हुआ है, लेकिन आफ्टर के बाद हैड होना चाहिए था, जो कि नहीं लगा है बच्चे। तो इसको मैं सुधारूंगा, आफ्टर द मीटिंग, आफ्टर द मीटिंग हैड, आफ्टर द मीटिंग हैड स्टार्टेड। आई गेस यू गॉट द पॉइंट। मुझे ऐसा लग रहा है आप बातों को समझ गए, और अगर यही बात है तो फिर नीचे का क्वेश्चन बताओ। आई हैड डिपॉजिटेड माई मनी बिफोर इट हैड रोब्ड। मैंने अपना पैसा जमा कर दिया था, हिंदी मेरे से नहीं बनेगा लेकिन फिर भी ट्राई कर रहा हूँ। मैंने अपना पैसा जमा कर दिया था चोरी होने से पहले। ये कुछ इस तरीके से हिंदी निकलेगा, बट आई ट्राई माई बेस्ट। आई गेस कि मैंने सही बोला। तो चलो देखो, बिफोर के पहले हैड प्लस V3, बिफोर के बाद सिर्फ V2, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 तो है, लेकिन बिफोर के बाद V2 होना चाहिए था, तो हैड हटा दो, सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा बच्चे? रोब्ड हो जाएगा, क्योंकि आप बिफोर के बाद देखो क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस V2। उसी तरीके से लिखा हुआ पम्मी हैड क्वालिफाइड हर PO एग्जाम। पम्मी ने अपना PO एग्जाम क्वालिफाई कर लिया बिफोर आई हैड क्लियर, कि जब तक मैं करता तब तक वो अपना एग्जाम क्लियर कर चुकी थी। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाना चाहिए, देखो क्या लिखा होगा वो, बिफोर के पहले हैड प्लस V3, बिफोर के बाद सिर्फ सब्जेक्ट प्लस V2, तो आई क्लियर्ड होगा, हैड यहाँ से हट जाएगा, RED क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आई गेस आप इस पॉइंट को समझ गए कि अगर बिफोर हो और आफ्टर हो तो किस तरीके के आप आंसर को क्लोज करके बनाओगे। नाउ आई हैव अ पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूं, ध्यान पूर्वक समझना। मैंने लिखा बाय द टाइम शी हैड रिसीव्ड द अवार्ड ही हैड वर्कड विथ मेनी फेमस एक्ट्रेस, ही हैज वर्कड विथ मेनी फेमस एक्ट्रेस। तो चलिए इस बात को मैं बताता हूं कि जनरली इस क्वेश्चंस को किस तरीके से आप बनाओगे। इस क्वेश्चंस में अब थोड़ा सा सोचने की बात है, क्योंकि ना ही आफ्टर है और ना ही बिफोर है, तो सर याद कैसे करेंगे और समझेंगे कैसे? तो बच्चे इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा थोरो एनालिसिस, थोरो ज्ञान आपको रखना पड़ेगा। अब वो है क्या? जैसे सपोज मैं बोला मुझे कोई अवार्ड दे रहा है, बाय द टाइम शी हैड रिसीव द अवार्ड शी हैड वर्कड विथ मेनी फेमस एक्ट्रेस। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे होना चाहिए था ही कर दो यहाँ पे, ठीक है, सी नहीं ही कर दो, तो सेंटेंस थोड़ा ज़्यादा सही लगेगा। बाय द टाइम ही हैड रिसीव्ड द अवार्ड ही हैड वर्कड विथ मेनी फेमस एक्ट्रेस, कि जब तक वो मीन्स जिस समय उसको अवार्ड मिला वो ऑलरेडी बहुत सारे एक्ट्रेस के साथ काम कर चुका था। तो अब मुझे बताओ, ये एक्ट्रेस और एक्ट्रेस की बात हटा दो, मुझे बताओ अगर मुझे अवार्ड मिलेगा, सपोज आई एम वर्किंग समवेयर एंड आई गॉट सम अवार्ड फॉर व्हाट, किस चीज़ के लिए अवार्ड मिलेगा? ऐसे वेला बैठने के लिए तो मिलेगा नहीं। सपोज मैं अभी अड्डा 247 रांची ब्रांच में हूँ, तो मुझे बताओ मुझे अगर सपोज अवार्ड मिलना चाहेगा तो किस काम के लिए मिलेगा? इफ़ आई डन समथिंग वेल, उसी के लिए। अगर कुछ नहीं करूँगा तो मिलेगा क्या? नहीं, या करूँगा फ्यूचर में उसके लिए मुझे मिलेगा। अब ऐसा तो भारत का सिस्टम है नहीं कि बेटा तुम अप्रिशिएट करने के लिए फ्यूचर में बहुत बढ़िया करो, लो अभी से तुमको 1 करोड़ का चेक दे देते हैं, तब तो मेरा काम हो गया। फिर तो वो कुर्सी पे बैठेगा, वो काम नहीं करेगा। फिर आपको अवार्ड तब मिलता है जब एक्शन आप कर चुके होते हो बाबू। तो इसका मतलब ये है
कि अगर आपने काम ऑलरेडी कर लिया है तो वो आपका अर्लियर एक्शन है, फिर उसके बदले आपको रिम्यूनरेशन मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, तो वो लेटर एक्शन कहलाएगा। तो इन दैट केस जो आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, बाय द टाइम ही हैड रिसीव्ड द अवार्ड ही हैड वर्कड विथ मेनी फेमस एक्ट्रेस। सो द राइट आंसर शुड बी लाइक, क्या हो जाएगा, कौन सा काम पहले होगा, काम करने का या अवार्ड लेने का। तो सर पहला काम होगा काम करने का, लेटर एक्शन होगा रिवॉर्ड रिसीव करने का। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं पूरा क्यों लिखता हूँ, मैं तो आधा ही लिखता हूँ ना, फिर जगह भर जाएगा, गंदा लगेगा। बाय द टाइम ही रिसीव्ड द अवार्ड, ओके, रिसीव द अवार्ड। अब यहाँ पे क्योंकि काम कर चुका है तो क्या हो जाएगा, ही हैड वर्कड with many famous actress, बात समझ में आए। तो इस तरीके से अगर आप बनाओगे बाबू तो जा करके आपके जहन में ये क्लियर बैठेगा। अब अगर आपको कोई कंसर्न है, आप देख रहे हो जितने लोगों ने कमेंट किया, मैं पर्सनली उनको रिप्लाई कर रहा हूँ। जस्ट पोस्ट योर कमेंट, पोस्ट योर डाउट, मैं पर्सनली अपने चैनल पे जा करके उसको रिप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो इस चीज को, और अगर यह बातें आपने देख लिया है तो नाउ इट्स टाइम टू चेंज समथिंग। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें बदलेंगे, और वो बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक और कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। मैं सबको मिटा देता हूँ, इफ़ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट जस्ट टेक इट। तो ये रहा रूल नंबर 1 ऑफ पास्ट परफेक्ट। नाउ वी मूविंग फॉरवर्ड एंड द लास्ट वन एंड द फाइनल वन ऑफ इमेजिनेशन। इससे पहले हम लोगों ने 2 इमेजिनेशन कर लिए, इसका नाम है कौन सा, फ्यूचर इमेजिनेशन, प्रेजेंट इमेजिनेशन, एंड फाइनली वी रीच्ड पास्ट इमेजिनेशन। मैंने बोला तीनों इमेजिनेशन पढ़ा दूंगा, इसको कंडीशनल्स बोलते हैं, फिर इसका अलग से मैं सेशन बना के आपको दे दूंगा कि क्या होता है इमेजिनेशन। सो आइए स्टार्ट करते हैं कि आखिर इमेजिनेशन फंक्शन कैसे करता है और किस तरीके से ये काम करेगा और कैसे कैसे करेगा, एंड ऑल दैट सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चलो देखो, क्वेश्चन है पास्ट इमेजिनेशन, बताऊं मैं। तो मैंने यहाँ ना कुछ रेफरेंस लिया है पुरानी एग्जाम्पल से, जिसका नाम है प्रेजेंट इमेजिनेशन, थोड़ा क्लैरिफाई करने के लिए। और इंग्लिश लिटरेचर का एक ऐसा रूल सीखोगे जिसके दिमाग मीन्स एक्सेप्ट डाइजेस्ट नहीं करे, दिमाग में हाजमा खराब हो जाएगा, सबके पेट में होते हैं, आपका दिमाग में हो जाएगा, वो रूल को एक्सेप्ट ही नहीं करता लोग। देखना चाहोगे, आपको दिख रहा होगा, तो मैं अगर नहीं दिख रहा है तो मैं समझाता हूँ। फिलहाल बताता हूँ पास्ट इमेजिनेशन क्या होता है। एक ऐसी अनफुलफिल्ड डिज़ायर जो आपने पास्ट में देखा था, एक ऐसा अनफुलफिल्ड डिज़ायर जो आपने पास्ट में देखा था, और वी स्टिल उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं। ओके, आइए बाबू दिखाता हूँ क्या हो सकता है। तो देखो, इसका फॉर्मूला होता है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एक और आप सभी को होता है कंडीशंस, मैंने कल ही बताया था, कंडीशनल्स हमेशा 2 लाइन को लेकर के आता है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज द सेकंड वन। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से हो, ये किसी और तरीके से भी हो सकता है। तो आगे जाऊं उससे पहले कुछ बातें मैं और बता दूं। बच्चे, आजकल के मॉडर्न इंग्लिश में कुछ चीज़ें बदली हैं, और एज वी नो कि मैं कोई पुराने जमाने 90s का 80s का टीचर तो हूँ नहीं, आप सभी को मैं बता दूँ, मैं नए तरीके से कुछ चीज़ें बताऊँगा और उस चीज़ को दिमाग में रखना। बच्चे, इस सेंटेंस को ना एक और स्ट्रक्चर से लिख सकते हैं। ये हैड भाई साहब भी कंडीशंस को फॉलो कर सकता है। ये क्या बात कर रहे हो सर, हैड तो अगर बाहर हो जाता तो वो इंटरोगेटिव्स हो जाता है। देखो दिखाता हूँ कैसे। इस इफ़ के जगह पर आप हैड लिख सकते हो प्लस सब्जेक्ट लिख सकते हो। तो सर इफ़ क्या हैड के जगह पे आ जाएगा? नहीं, इफ़ हट जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैं यहीं तक लिखता ना तो ट्रस्ट मी ये इंटरोगेटिव्स का काम करेगा, ये इंटरोगेटिव्स का काम करेगा। लेकिन चूंकि इसके साथ एक और स्ट्रक्चर है, अगर वुड हैव है तो ये भी वही काम करेगा जो इफ करता है। गट्ठे बांध लो। मैं मेंस की जब जाता हूँ ऑफलाइन क्लास लेने के लिए, कई बार ऐसे एरर्स देखने को मिला जो हैड से बनता है। लोग पूछते हैं सर इसमें क्या इंटरोगेटिव्स का फॉर्मूला लगेगा? नहीं बच्चे, वो स्टिल आपका कंडीशंस क्रिएट कर रहा है, क्योंकि सेकंड सेंटेंस वही है। सेकेंड सेंटेंस एज इट इज होगा जो ऊपर लिखा हुआ है, मतलब सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज द आंसर। आई गेस आपको ये मुद्दे की बात समझ में आ गई कि मैं ऊपर वाला फॉर्मूला से भी सही कर सकता हूँ, नीचे वाले फॉर्मूला से भी सही कर सकता हूँ। ये खाली जगह है, इसका मतलब ये ऊपर का फॉर्मूला पूरा बैठेगा। नीचे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, साफ साफ दिख रहा होगा, इफ आई वर अ बर्ड। ये वर क्यों लगा ये भी मैंने बता दिया था। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं उड़ता। ये प्रेजेंट इमेजिनेशन है। इसका पास्ट इमेजिनेशन क्या होगा कि अगर मैं एक पक्षी रहा होता तो मैं उड़ गया होता। उसी का मैंने ट्रांसलेशन करा है, मैं हिंदी की यूज कर रहा हूं ताकि आपको समझ में बेहतर आए।
उसके बाद मैं बताऊंगा इसके एरर्स कैसे आते हैं अगले क्लास में। इफ आई हैड बीन अ बर्ड, देखो बाबू कैसे मैंने बनाया, ध्यान से सीखना। इफ, क्योंकि पास्ट इमेजिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड। तो इफ हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हैड हो गया। मुझे चाहिए था V3, V3 लाऊं कहां से, V3 तो है नहीं। तो आपके पास यहाँ पे मेन वर्ब क्या था, वर। तो वर का मुझे क्या बनाना पड़ेगा, V3, और वर का V3 होता है बीन। तो हो जाएगा इफ आई हैड बीन अ बर्ड आई वुड हैव फ्लॉन, तो मैं उड़ गया होता। समझ में आ रहा है? अगर मैं पक्षी होता तो मैं उड़ता, अगर मैं पक्षी रहा होता तो मैं उड़ गया होता। ये दो अलग अलग से सेंटेंसेस है। नाउ एक और सेंटेंस है, इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसा रहता, आई वुड गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाता। अब इसी को, यही वो रूल है जिसके बारे में बता रहा था कि ये इंग्लिश लिटरेचर का सबसे खतरनाक रूल में से एक है, लोग डाइजेस्ट नहीं करते। आइए बना के दिखाता हूं और इसको मैं बाकायदा प्रूफ करके बताऊंगा। देखो ये पास्ट प्रेजेंट इमेजिनेशन है, इसका पास्ट इमेजिनेशन। इफ आई मतलब सब्जेक्ट, हैड मतलब रूल वाला। अब मुझे चाहिए था V3। अब आप सभी को पता है ऊपर वाला हैड V2 है, और इस हैड का V2 का V3 क्या होता है, हैड ही होता है। तो इफ आई हैड मनी, अब लोग इसको डाइजेस्ट नहीं करते। सर 2 टाइम्स हैड टुगेदर, हाउ इज दैट पॉसिबल? दिस इज इंडीड पॉसिबल बाबू, ये संभव है, और इस चीज को आप बाकायदा एक्सेप्ट करना सीखो। एक हैड मेरा हेल्पिंग वर्ब है, एक हैड मेरा मेन वर्ब V3 स्ट्रक्चर है। इफ आई हैड मनी आई वुड हैव गॉन टू दिल्ली, आई वुड हैव गॉन टू दिल्ली। तो आई गेस ये बात आपको समझ में आ गया, और अगर समझ में आ गया तो तीनों कंडीशन सेंटेंसेस को जिस पेज में लिख रहे हो वहाँ पे वापस से लिख डालो, और जब ये टेंस खत्म हो जाए, क्योंकि अब ज़्यादा देर तो लगेगा नहीं, आई गेस 2 क्लासेस में ये एंड हो जाएगा। उसके बाद आप देखना इसके बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करवा के दिखाऊंगा जिसमें ये सारे रूल्स स्ट्रक्चर बनते हुए दिख जाएंगे। बात समझ में आया? और अगर बात समझ में आ गया तो इस चीज़ को अच्छे से लिख डालो, समझो, पढ़ो, रिवीजन करो, तब जाके ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। इस क्लास के बाद हम लोग के पास बचते हैं क्या, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और 1 आधे घंटे का फ्यूचर टेंस। वो चारों एक बार में मैं उड़ा दूंगा क्योंकि बहुत बड़ा रूल्स उसमें नहीं होता। ठीक है, चलो मिलते फिर कल, कल नए टेंस के साथ। टिल देन प्रैक्टिस करते रहो। जय हिंद।